बाबा नारायण हरि के समागम में 121 लोगों की मौत के मामले में पुलिस ने आज 2 और सेवादारों को अरेस्ट किया। इसके साथ ही इस केस में अब तक 11 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। मुख्य सेवादार देव प्रकाश मधुकर भी सलाखों के पीछे है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि बाबा का क्या होगा। जिस सूरजपाल के समागम में 121 लोगों की जान गई, उसका नाम ना तो एफआईआर में है, ना ही एसआईटी ने उन्हें बयान देने के लिए बुलाया। ऐसे में सवाल है कि बाबा का क्या होगा। इस मामले में लेटेस्ट अपडेट यह है कि अब बाबा सूरजपाल पर आर्थिक गड़बड़ी के आरोप में शिकंजा कस सकता है। इस बात का पता लगाया जा रहा है कि क्या बाबा को पॉलिटिकल पार्टी से भी फंडिंग हो रही है। बैंक खातों की जांच के लिए इनकम टैक्स और रेवेन्यू डिपार्टमेंट की मदद ली जा चुकी है। जरूरत पड़ी तो ईडी को शामिल किया जा सकता है। आखिर कितना बड़ा है बाबा का साम्राज्य, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। बाबा की प्रॉपर्टी की एबीसीडी, अरबों की संपत्ति का पर्दाफाश करेगी ईडी। कैसे अफोर्ड करते हैं लग्जरी गाड़ियों का काफिला। महलनुमा आश्रमों के लिए धन कहां से मिला। क्या है बाबा के संगठन की मनी ट्रेल। ट्रस्ट के बहाने हो रहा है ट्रस्ट तोड़ने का खेल। बाबा के जो भक्त इस बात पर खुश हो रहे हैं कि उनके गुरुजी का नाम पुलिस की एफआईआर में नहीं है। सूरजपाल के जो समर्थक ये कहकर उसे क्लीन चिट दे रहे थे कि अभी तक किसी जांच एजेंसी ने पूछताछ के लिए नहीं बुलाया है, उनके लिए बुरी खबर है। अब बाबा के सत्संग का ही नहीं बल्कि उसके पिछले 35 साल का हिसाब होगा। जांच एजेंसियां अब यह पता लगाएंगी कि बाबा के पास इतनी गाड़ियां कहां से आईं। बाबा ने कई शहरों में महलनुमा आश्रम कैसे बनवा लिए। बाबा अगर श्रद्धालुओं से चंदा नहीं लेता था तो फिर खर्च कैसे चलता था। बाबा के नाम पर जो चंदा लिया जाता था उसे कैसे इस्तेमाल किया जाता था। क्या आश्रम में श्रद्धालुओं पर तावीज, मूर्ति, मंदिर खरीदने का दबाव बनाया जाता था। और क्या बाबा की तरफ से कोई लोन बांटने की स्कीम चल रही थी। आखिर बाबा पर यह गंभीर सवाल क्यों उठ रहे हैं, इसकी हम आपको एक एक डिटेल देंगे। लेकिन जिस मुद्दे पर बाबा सबसे बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं वो है उनकी प्रॉपर्टी। बाबा दावा तो करते थे कि उन्हें पैसे का कोई मोह नहीं है। वो दूसरे बाबाओं पर अपने रहने के लिए संगमरमर के महल और भक्तों के लिए एसी पंडाल लगाने का आरोप लगाते थे। माया नगरी बसा रहे हैं, संगमरमर के महल बना रहे हैं, वहां तुम लोग पहुंच नहीं सकते। बता दे रहे आप, पता चल गया धक्के मार के निकाल दिया जाएगा। क्यों? तुम्हारे पास 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख देने को है नहीं। तुम ऐसी पंडाल नहीं बना सकते, तुम्हारी औकात नहीं। क्लियर बता, हमारी औकात नहीं। दूसरे बाबाओं पर संगमरमर का आरोप लगाने वाले सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि खुद क्या करते थे, अब उसकी तस्वीर भी देख लीजिए। यह है बाबा का मायालोक। मैनपुरी का महल, कई एकड़ में फैला हुआ भव्य आश्रम। कासगंज में भी बाबा ने कमाल का आश्रम बनाया था। उनका साम्राज्य यूपी ही नहीं बल्कि दूसरे कई राज्यों में भी फैला था। मध्य प्रदेश का ग्वालियर हो या फिर राजस्थान का दौसा, एनसीआर रीजन में भी बाबा ने नोएडा में आश्रम बना रखा था। लेकिन बाबा के सबसे ज्यादा आश्रम यूपी में थे। यूपी के मैनपुरी, इटावा, आगरा, कासगंज इलाकों में बाबा का सिक्का चलता था। लेकिन अब बाबा की इन सभी प्रॉपर्टियों की जांच होगी। पुलिस ने इनकी जांच का फैसला किया देव प्रकाश मधुकर की गिरफ्तारी के बाद। पुलिस का मानना है कि मधुकर से बाबा के महलों को लेकर कई राज उगलवाए जा सकते हैं। बाबा पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस इस वक्त बाबा के सबसे खास आयोजक देव प्रकाश मधुकर को जीरो इन कर रही है। उसकी वजह यह है कि देव प्रकाश मधुकर सिर्फ बाबा का सबसे मुख्य आयोजक ही नहीं बल्कि
बाबा का सबसे बड़ा राजदार भी बताया जा रहा है। बाबा का पॉलिटिकल कनेक्शन हो या फिर फंडिंग की जानकारी, ये सब कुछ देव प्रकाश मधुकर को भली भांति रहती थी। यही वजह है कि अब यूपी एसटीएफ ने अपनी जांच को इस और भी बढ़ाना शुरू कर दिया है। प्रदेश के अंदर यूपी एसटीएफ इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है, तो वहीं फंडिंग की जानकारी के लिए केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की भी मदद ली जा सकती है। शक इस बात से भी गहरा रहा है कि बाबा की जो पिंक आर्मी है, उनको सैलरी के तौर पर तो क्या पैसे इस तरीके से ट्रांसफर तो नहीं किए जा सकते थे कि उन पैसों को ठिकाने सैलरी के बहाने लगाए जा सके। इसके साथ ही देव प्रकाश मधुकर जो बाबा का सबसे खास राजदार है, उसके रिश्तेदारों और उनके खातों पर भी नजर रखी जा रही है कि आखिरकार उनका लेन देन कहां-कहां चल रहा है। हाथरस के एसपी ने दो टूक कह दिया है कि देव प्रकाश मधुकर न सिर्फ बाबा का सेवादार है बल्कि राजदार भी है। देव प्रकाश ही बाबा की सारी फंडिंग का काम देखता था। इस प्रकार अभियुक्त देव प्रकाश मधुकर को इस घटना के बारे में दो भूमिकाएं उनकी सामने आ रही हैं। पहली भूमिका मुख्य आयोजक के रूप में और दूसरी भूमिका फंड रेजर के रूप में। अब इनका दूसरा रोल आता है फंड रेजर के रूप में, आयोजक के रूप में। अभियुक्त देव प्रकाश मधुकर इस संगठन में काफी दिनों से जुड़े हुए हैं और संगठन के फंड रेजर का काम करते थे और संगठन को संचालित करना तथा सत्संग इत्यादि करने के लिए पैसा इकट्ठा किया करते थे। पूछताछ से यह भी पता चला है कि विगत कुछ समय पूर्व कुछ राजनीतिक दलों द्वारा इनको संपर्क किया गया था। फंड इकट्ठा करने के संबंध में गहराई से जांच की जा रही है कि कहीं किसी तरह के कार्यक्रम में इनके संसाधन कोई राजनीतिक पार्टी के द्वारा पोषित तो नहीं करे जा रहे हैं। अब तक की पूछताछ से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई राजनीतिक दल अपने राजनीतिक व निजी स्वार्थ के लिए इनसे जुड़ रहा है। अभियुक्त देव प्रकाश मधुकर से जुड़े समस्त बैंक खाते, चल अचल संपत्ति, मनी ट्रेल इत्यादि की जांच की जा रही है, जिसमें आवश्यकता अनुसार जो भी एजेंसियां हैं उनसे सहयोग लिया जाएगा। खास बात यह है कि बाबा अपने यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं से कोई चंदा नहीं लेता था। रहने खाने के भी पैसे नहीं देने होते थे। तो फिर सवाल ये है कि बाबा ने इतना विशाल साम्राज्य कैसे खड़ा किया? इसका कुछ खुलासा तो इंडिया टीवी संवाददाताओं ने पहले ही कर दिया था। इंडिया टीवी रिपोर्टर्स ने बाबा के आश्रम में जाकर उन लोगों के नाम दिखाए जिन्होंने बाबा को चंदा दिया था। चंदे की रकम भी ठीक ठाक थी, लेकिन बाबा की कमाई का इकलौता जरिया चंदा नहीं था। उनके आश्रम में जो सामान बेचा जाता था उसकी कीमत काफी ज्यादा रखी जाती थी। इंडिया टीवी संवाददाता अभय पाराशर को आगरा में जितेंद्र नाथ नाम के ऐसे युवा मिले जिनकी मां शांति देवी की भी सत्संग के बाद मची भगदड़ में मौत हो गई थी। अब जितेंद्र भी कह रहे हैं कि आश्रम में श्रद्धालुओं को सामान खरीदने पर मजबूर किया जाता था। हालत ये थी कि एक दिन में करोड़ों का बिजनेस होता था। देखिए वहाँ पे जो है ऐसा हमने आज तक कोई भी चंदा नहीं दिया, ना ही चंदा दिया, ना ही फूलमाला, अगरबत्ती, धूपबत्ती ऐसा कुछ नहीं चढ़ा हुआ था वहाँ पे एक चीज तो देखी थी मैंने, जैसे कि वहाँ पे लॉकेट वगैरह बिकते थे जो गले में डालते हैं, वो लॉकेट उसमें 5 थे, वो जो है 20 रुपए का एक था। वहाँ पे एक लॉकेट नहीं बेचा जाता था, 5 बेचे जाते थे एक साथ। एक लॉकेट बेचने का कोई प्रावधान नहीं था वहाँ पे, चाहे आप लो या मतलब 5 ही मिलेंगे। और आप तस्वीर भी ले रहे हो तो छोटा सा मंदिर था इतना बड़ा, वो 550 रुपये का था, जो कि प्लग लगा दो जलने लग जाए। तो वहाँ पे क्या है कि करीब बहुत दूर 100-150 मीटर की लाइन लग जाती थी और ऐसी लाइनें करीब लगती थी 10-12। तो उससे मुझे लग रहा है कि कम से कम 70-80 लाख रुपए का हो जाता था, करोड़ों का बिकता था उस दिन। जैसे प्रथम मंगलवार होता था और तो उस दिन ये है कि वो पैसा शायद मुझे लगता है कि वो कहाँ जाएगा पैसा। हादसे में अपनी मां को गंवाने वाले जितेंद्र की ये बात बिल्कुल सही है कि महीने के पहले मंगलवार को बाबा के आश्रम में सामान बेचकर करोड़ों की कमाई होती थी। लेकिन बाबा की असली कमाई का जरिया कहीं और था। बाबा के धंधे और चंदे में डायरेक्ट कनेक्शन था। बाबा की फंडिंग को लेकर जो फैक्ट सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक आयोजन समिति में सिर्फ सरकारी सेवकों और व्यापारी कारोबारियों को रखा जाता था। सरकारी कर्मचारियों में टीचर और लेखपाल
यानी पटवारी ज्यादा थे। ये लोग खुद अपने पास से पैसा देते हैं। चूंकि टीचर और पटवारी का आम लोगों के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, इसीलिए ये अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके लोगों से भी चंदा जुटा लेते थे। ये पैसे खर्च तो आयोजन के नाम पर किए जाते थे, लेकिन इस बात का कोई हिसाब किताब नहीं रहता था कि किस आयोजन पर कितना खर्च हुआ। दूध, अनाज, टेंट, कुर्सियां जैसे तमाम जरूरी संसाधन तो बाबा के भक्त खुद ही मुहैया करा देते हैं। ऐसे में फंड कहां जाता था ये किसी को पता नहीं। सवाल बाबा की पिंक आर्मी को लेकर भी उठ रहे हैं। पिंक आर्मी यानी बाबा के प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड 50, 100 या 1000 नहीं, बल्कि बाबा की पिंक आर्मी में 5000 गार्ड हैं। इनमें 100 ब्लैक कैट कमांडो हैं जो बाबा की सिक्योरिटी के इनर सर्किल में रहते हैं। अब सवाल उठ रहा है कि बाबा ने करीब 5000 जवान क्यों तैनात कर रखे थे? क्या इन गार्ड्स की सैलरी के नाम पर पैसों का हेर फेर किया जा रहा था? क्या इन्हें कम तनख्वाह देकर कागजों में ज्यादा सैलरी दिखाई जा रही थी, जिससे फंड का फंडा किसी को समझ में ना आए और सारी प्रॉपर्टी बाबा के हिस्से में चली जाए? बाबा ने भी अपनी तरफ से पूरा खेल किया है। बाबा ने नारायण साकार हरि चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया। 24 मई 2023 को अपनी सारी संपत्ति इस ट्रस्ट को ट्रांसफर कर दी। बाबा की करीब 100 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी होने का अनुमान है। इसके अलावा देश में उनके 24 आश्रम होने की बात कही जा रही है। इस ट्रस्ट को बाबा के भरोसेमंद सेवादार ही चलाते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली ये सारी प्रॉपर्टी बाबा की ही है। जहाँ भी सत्संग कराते थे वो लोग तो अपना पैसा लगाते थे, वहाँ बाबा को कुछ नहीं आता था। और ये पैसा है पता नहीं ये कहाँ जाता था। और जो पटियाली जो जमीन है बाबा की, जिसे धाम बोलते हैं, वो जो कुछ दिन पहले बाबा ने ट्रस्ट के नाम कर दिए। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए, मुझे लग रहा है कि बाबा के खाते में तो पैसा तो होगा, पैसा तो अनाप शनाप होगा, क्योंकि प्रथम मंगलवार को जब 1 करोड़ रुपए इकट्ठा होगा तो पैसा तो बहुत होगा। तो आपको लगता है कि जांच होनी चाहिए, पैसा कहां से आ रहा है, कैसे सब कुछ हो रहा है? देखिए, इस चीज की जांच होनी चाहिए कि लोगों को कैसे बेवकूफ बनाया गया, किस तरीके से लोगों को अपनी तरफ खींचा गया, ये सारी चीजों की जांच होनी चाहिए और उसके बाद कार्रवाई होनी चाहिए। बाबा का मुख्य सेवादार और इस हादसे का प्राइम एक्यूज्ड देव प्रकाश मधुकर भी कम बड़ा खिलाड़ी नहीं है। वो एटा जिले के शीतलपुर ब्लॉक में जूनियर इंजीनियर के तौर पर काम करता था। कॉन्ट्रैक्ट वाली इस नौकरी में महज 11,000 रुपए का मानदेय मिलता था, लेकिन बाबा के सत्संग और उनकी संगत में आकर देव प्रकाश मधुकर की जिंदगी ही बदल गई। उस पर धन वर्षा होने लगी। मधुकर ही बाबा के सत्संग और सभी व्यवस्थाओं के प्रबंधन के लिए बनी 78 लोगों की समिति का प्रमुख था। उसने करोड़ों की नकदी भी संभाली। बाबा के जो पॉलिटिकल कनेक्शन थे, वहां भी बात मधुकर के जरिए ही होती। पॉलिटिकल पार्टी से बाबा को होने वाली फंडिंग की भी उसे पूरी जानकारी थी। अब देव प्रकाश मधुकर ही नहीं, बल्कि उसके रिश्तेदारों के बैंक खाते भी खंगाले जा रहे हैं। इनकम टैक्स और रेवेन्यू डिपार्टमेंट से भी मदद मांगी गई है। अभी इनके बैंक खाते वगैरह चेक करे जा रहे हैं और इनकी मनी ट्रेल निकाली जा रही है। उसके बाद जो भी राजनीतिक दल अपने निजी या राजनीतिक कारणों से इनसे जुड़ रहा है, उनके खिलाफ कठोरतम से कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। देखिए, अभी इनके विस्तृत बैंक खातों की डिटेल्स खंगाली जा रही है, पत्राचार करा जा रहा है, आयकर विभाग से बातचीत करी जा रही है, राजस्व विभाग से जितनी भी चल अचल संपत्ति है उसके बारे में बात करी जा रही है। और जो कोई भी इस पे राजनीतिक दल इसमें अपने राजनीतिक कारणों से या निजी कारणों से जुड़ रहे हैं, उनके खिलाफ कठोर से कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। इंडिया टीवी के कई रिपोर्टर भी इस हादसे के बाद हाथरस, आगरा, मैनपुरी, एटा, कासगंज में डेरा डाले हुए हैं। वो बाबा के पूरे साम्राज्य का पता लगा रहे हैं, इस बात की पड़ताल कर रहे हैं कि बाबा ने ये अकूत संपत्ति कैसे जमा की।